अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरिक़े वुस्ता के आसमान पर छाए जंगी बादलों ने समंदर पार बैठे पाकिस्तानियों के चूल्हे ठंडे करना शुरू कर दिए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 माह से जारी ये सांप शिकन मार्का महज 2 मुल्कों की ताकत की आजमाइश नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा आलमी माशी जलजला साबित हो रहा है जिसके आफ्टर शॉक्स बराह रास्त आम आदमी की जेब पर महसूस किए जा रहे हैं। जब ब्रेंट क्रूड $73 से उड़ान भरकर $120 की नफसियाती हद अबूर करता है, तो इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल का महंगा होना नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे दरामदी ईंधन पर मुनस्सर मुल्क के लिए जिंदगी की हर बुनियादी जरूरत का नाकाबिले रसाई हो जाना है। हालिया दादोशुमार बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी जरूरत का 80% तेल दरामद करता है और इस जंगी जुनून ने मुल्क के तजारती खसारे को इस नहज पर पहुंचा दिया है जहां IMF ने भी पाकिस्तान की शरह नमू का हदफ 4.2% से कम करके 3.6% पर ला खड़ा किया है। अवामी हलकों में यह तासुर शिद्दत पकड़ रहा है कि आलमी तनाज़ात का खमियाजा हमेशा गरीब रियासतों को ही क्यों भुगतना पड़ता है। एक तरफ गैस का शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावुज कर गया है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 0.5 से बढ़ाकर दोबारा 18% कर दिया है, जो जख्मी मईशत पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ताहम इस तारीख तस्वीर में मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का इंडिया एक मुमकिना माशी मुआवजे की उम्मीद पैदा कर रहा है। अगर UAE अपनी पूरी सलाहियत के साथ तेल मार्केट में लाता है और कीमतें माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक $50 फी बैरल तक गिरती हैं, तो पाकिस्तान को सालाना $5 अरब का रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या उस वक्त तक मुल्क का सनती और ज़राई ढांचा इस बोझ को सहने के काबिल रहेगा, क्योंकि LNG की अदम दस्तयाबी ने खाद और पावर सेक्टर्स को मफलूज कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में खुराक का बहरान भी सर उठा सकता है। आलमी सियासत की बसात पर फैली ये जंग एक तरफ तबाही लाई है, तो दूसरी तरफ मुतबादल तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से मुंतकली का एक सबक भी, ताकि मुस्तकबिल में हम किसी दूसरे की जंग के ईंधन न बने। क्या हुकूमत के पास मुस्तकबिल के मुमकिना बहरानों से बचने के लिए कोई अच्छा प्लान मौजूद है? अगर जंग और उससे मुताल्लिका मामला तवील होते हैं, तो क्या पाकिस्तान में कहत साली का खतरा बढ़ जाएगा? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियत डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। डॉक्टर साहब, ईरान अमेरिका जंग के 2 माह मुकम्मल होने पर ब्रेंट खाम तेल $70 से छलांग लगाकर $120 तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान अपनी 80% पेट्रोलियम जरूरियात दरामद करता है। क्या हमारे पास इस सप्लाई शॉक से निपटने के लिए कोई बफर स्टॉक मौजूद है? इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। डॉक्टर साहब, ईरान अमेरिका जंग के 2 माह मुकम्मल होने पर ब्रेंट खाम तेल $70 से छलांग लगाकर $120 तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान अपनी 80% पेट्रोलियम जरूरियात दरामद करता है। क्या हमारे पास इस सप्लाई शॉक से निपटने के लिए कोई बफर स्टॉक मौजूद है, या हम सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर आलमी मंडी के रहमो करम पर हैं? ये जाहिर है कि पाकिस्तान ने तो कभी कोई भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी नहीं बनाए और किसी किस्म की कोई हमारी ऐसी तैयारी नहीं होती, और ख्याल यही किया जाता है कि जब भी कोई अगर एक्सटर्नल शॉक हुआ तो फिर देख लेंगे। बजट्स में भी कोई ऐसी इमरजेंसी के फंड्स नहीं होते, ना ही हमने कोई रिजर्व्स ऐसे तैयार किए होते हैं। तो जाहिर है कि हम तो वैसे ही भी, आपको अंदाज़ा ही है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो उसका तो मकसद यही है कि आप मांगे तांगे की चीज़ों से गुजारा कर रहे हैं, और जो ज़खायर भी नज़र आते हैं इसमें, तो बाकी बहुत से दोस्त ममालिक ने हमारे पास रखे हुए हैं अपने रकूम के, आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान जो उसको के दुनिया की बड़ी 5 मईशतों में होना चाहिए था, आबादी के लिहाज से देखें, कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल, तो वो इकनॉमिकली तो बहुत ही पीछे रह गए हम। और इर्द गिर्द तो भी हमने देखा कि लोगों ने कोशिश की कि सेल्फ रिलायंट हों, मगर हमने शुरू से ही अपनी 2 चीज़ों पे जोर रखा। एक बरामदात को तो तवज्जो नहीं दी, और दरामदात और बस कर्जा जात, ये 2 हमारी ज़िंदगी के हासिल रहे हैं। और उसी वजह से हुकूमतों कोई भी हो, उनके पास कोई भी किसी किस्म का कोई प्लान नहीं होता कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई एक्सटर्नल शॉक आए, कोई ऐसे नागहानी पैदा हो जाए, जंग हो जाए, तो वो क्या करेंगे। अब 80% जैसे आपने फरमाया कि तेल तो हम बाहर से लेते हैं, मगर उसमें भी एक और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पर, आज कल आप देख रहे हैं लोड शेडिंग हो रही है, वही ज़माने लौट आए हैं, क्योंकि हमारे पास तेल
के पैसे नहीं है तो हम लोड शेडिंग पे मजबूर हैं। मगर दूसरी तरफ डॉलर टर्म्स में वो जो आईपीपीज हैं उनको तो कैपेसिटी चार्जेस देने ही हैं। तो जो हम और आप बात कर रहे हैं कि ये रिजर्व्स का मसला सिर्फ ये नहीं है कि हमें जो दरामदात के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, बल्कि ये भी मसला है कि उनको पेमेंट करने के लिए हम कहाँ से डॉलर्स लाएंगे। ये मुआहदे पता नहीं किस अंदाज में हमने कर तो लिए और उस पीरियड में जाहिर है कि हमें ज़रूरत थी, मगर ऐसा कोई हमने मॉडल देखा कि जो दुनिया में कहीं और नहीं था और वर्ल्ड बैंक ने हमें ये बना कर दिया और हम अब उसमें पूरी तरह ट्रैप हो चुके हैं। अब ट्रिलियंस में तो हमारा गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का इस वक्त सर्कुलर डेट भी है, वो अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मसला है। फिर हमारी लैंड जो लॉसेस हैं, जो हमारी थेफ्ट है बिजली की और इवन गैस की भी बड़े बड़े यूनिट्स के अंदर, ये सारे मसाइल एक तरफ तो कुछ बैड गवर्नेंस के और कुछ हमारे जो माली ढांचे के मसाइल हैं, ये सब मिला लें तो बहुत अरसे से लिखने वालों ने लिखा, रिक्वेस्ट की, बाहर के लोगों ने भी बताया कि जब तक आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मगर वो जो लेटेस्ट इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को ये काम दिया जाता है वो अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही वो तब्दीली लाने को। अब ये जो पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा इजाफा है, अब तो खैर और कीमतें बढ़ गई तो देखिए आने वाले दिनों में, मगर दोबारा जो 105 रुपए की लगानी पड़ी है लेवी, जो कि वजीर आजम मोहतरम ने 80 रुपए कर दी थी और वादा फरमाया था कि ये मैं 1 महीने तक चेंज नहीं होने दूंगा, और वो फौरी तौर पर IMF ने डांटा कि भाई आप नहीं कर सकते हैं, और वजीर आजम मोहतरम का वादा भी पूरा ना हो सका और आपने देखा कि 3 हफ्ते अभी नहीं हुए थे कि दोबारा बढ़ा दी गई बड़ी लेवी लगा। और वैसे भी IMF की शराइत तो वक्त के साथ मजीद सख्त से सख्त होती जा रही है। ब्रेंट खाम तेल में $37 का इजाफा हो चुका है। क्या पाकिस्तान के पास इतने ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं कि वो इस बड़े हुए दरामदी बिल की अदायगी कर सके, या आपको लगता है कि हमें एक बार फिर IMF के पास इमरजेंसी बेल आउट के लिए जाना पड़ेगा? जी ज़ाहिर है अभी प्रोग्राम में है, मगर अगर ये खुदा न खास्ता जंग और तवालत पकड़ती और अमेरिका ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद तो ये है कि वो चीन को ये बताए कि आपने वेनेजुएला से सस्ता जो था वो लिए एनर्जी और ईरान से, और हमने दोनों जगह पे आकर आपके रास्ते बंद कर दिए। ये जंग तो दरअसल बज़ाहिर नज़र आ रही है कि ये ईरान पे हमला था, मगर इसका हदफ तो चाइना था। 31 मार्च की डेट जो समिट की तय थी शी और सदर चाइना और अमेरिकन सदर के दरमियान, उससे पहले ही अमेरिका ने ये सोचा कि टेबल पर तो हम नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि अब इकोनॉमी अमेरिका की इस काबिल नहीं रही कि वो आलमी मंडियों में चीन का मुकाबला कर सके। सो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का फैसला किया, और ये सोचे बगैर कि इस पे जो भयानक नताइज हैं वो दूसरी और ममालिक के लिए, चाहे उसमें यूरोपियन यूनियन हो, चाहे गल्फ स्टेट्स हों या हम हों, और चाहे ईस्टर्न यूरोप के हिस्से हों या वेस्ट के हों, और सारी दुनिया को सवाए अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि उन्हें इसका असर नहीं होगा, वो तो अटलांटिक उस पार है, मगर वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो दुनिया को अब ये बताएं कि कोई भी निज़ाम जो बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम उसको नहीं मानते, और अब कोई नया ऑर्डर ही बनेगा। ये जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था ये तो तबाह कर दिया। मैं अगर आलमी मार्केट में तेल $50 फी बैरल पर आता भी है तो पाकिस्तान के दरामदी बिल में 4 से 5 अरब डॉलर की बचत का तखमीना है। क्या ये रिलीफ पाकिस्तानी आवाम तक पहुंच पाएगा अगर ये ऐसा होता है, या बढ़ता हुआ गर्दिशी कर्जा दूसरी जानिब इस रकम को हजम कर जाएगा? बिल्कुल, हमारे दोनों मसाइल जो है उसमें आपने देखा कि हम बेजा टैक्स लगाकर भी कीमतें ऊपर रखते हैं ताकि FBR का जो हदफ है वो भी पूरा हो, कम से कम करीब करीब रहे और बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट ना आए। तो हम तो खुद इन्फ्लेशन को पुश कर रहे होते हैं टैक्सों के निज़ाम के जरिए। पूरी दुनिया में कहाँ 40% टैक्स, अगर आप इस को वर्क बैक करके देखें, जो पेट्रोलियम लेवी और जो इम्पोर्ट सतह के ऊपर कस्टम ड्यूटी और दूसरे टैक्सेस हैं, तो ये 40%। अब कोई ऐसा दुनिया का मुल्क नहीं बता सकते स्कैंडिनेविया में सबसे ज्यादा टैक्स है, मगर 40% तो आज तक किसी ने भी अपने पेट्रोल के ऊपर टैक्स नहीं लगाया है, मगर पाकिस्तान ने ये भी कर दिखाया है, और उसका नतीजा
कोई अच्छा नहीं निकल रहा, या तो उससे कोई हमारे मालियाती मामलात में बेहतरी होती, बल्कि आप देखेंगे कि एफबीआर का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। जी। तो ये सारे का सारा पैसा तो सूद की मद में ज़ाया हो जाएगा, हुँ। और जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं उसका भी 60 से 65% तो हम बैंकों को सूद की मद में वापस कर देते हैं। तो हुँ। इससे रियासत को तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, और आम आवाम को तो बहुत दूर-दूर तक कोई फ़ायदा पहुँचाने का उनका इरादा भी नहीं है अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। ना सिर्फ ये बल्कि सर आईएमएफ ने भी पाकिस्तान की शरह नमू का हदफ भी 4.2 से घटाकर 3.6% कर दिया है। आलमी जंगी सूरत हाल को एक्सक्यूज बनाकर क्या हुकूमत अपनी मुआशी नाकामियों को इस आलमी बहरान के पीछे छुपा सकती है, या ये बरह रास्त हमारी कमजोर मालियाती पॉलिसियों का नतीजा है? देखिए, और मुल्कों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी जो माशी तरक्की है वो बिल्कुल रुक ही जाए। पाकिस्तान तो वैसे भी, लेकिन सारी सर अगर हमारे आप नाजुक जी बिल्कुल, दौर कभी नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ जी, नहीं कभी भी खत्म, ये तो एक परपेचुएशन है, और उसकी वजह सबको मालूम है कि हुकूमत एक-एक दिन में 500-500 बिलियन का कर्जा लेती है बैंकों से। तो जब आप इस कदर नोट प्रिंट करते हैं तो फिर आपको पता ही है कि उसका नतीजा क्या निकलता है, कि कभी भी मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती, और बस आप भी समझते हैं कि इन्हीं कर्जों की मदद से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की है कि वो कम से कम, अब तो बैंक भी किसी को कर्जा देने को तैयार नहीं है कि कोई नई बिजनेस शुरू करे, और तो पुराने बिजनेस वाले भी बेचारे बंद कर रहे हैं, क्योंकि इतना महंगा हो गया। और अभी आपने देखा कि उन्होंने फिर इसको डिस्काउंट रेट को 1% बढ़ा दिया है, तो उसको अगर आप 3-4% उसमें और ऐड कर लें, तो लोगों को तो उसी पे ही, अगर गाड़ियों के लिए या छोटी-मोटी ज़रूरियात के लिए मिलेगा भी, इंडस्ट्री के लिए तो अब वो देते भी नहीं। तो ये तो बहुत मुश्किल हालात हैं कि आप, गवर्नमेंट खुद अगर इस रेट पे बोरो करेगी, तो एक पॉइंट बढ़ने से ही उनका जो है वो 500 से 600 बिलियन उनकी डेट सर्विसिंग में इज़ाफ़ा हो जाता है, तो फिस्कल स्पेस तो और कम हो जाएगी। जिस मुल्क में गवर्नमेंट खुद इतनी बड़ी बोरोर हो, वहाँ बेहतरी के आसार तो बज़ाहिर आप कह सकते हैं कि जी टाइटनिंग करने से ये इशारिये बेहतर हो गए, मगर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो तो बढ़ते ही चले जाते हैं। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। हम देख रहे हैं ईरान जंग से पहले गैस की फरहमी 1200 मिलियन क्यूबिक फुट थी, जो अब 700 मिलियन पर आ चुकी हुई है। एलएनजी कार्गो ना आने से पावर और खाद्य सेक्टर मफलूज हो रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हम एक बड़े फूड सिक्योरिटी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि खाद कारखाने बंद होने से फसलें मुतासर होंगी, और दूसरी जानब हम देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा किसान जो है वो परेशान है, नाराज है, हुकूमत की पॉलिसियों से ऑलरेडी सरापा एहतजाज है। जी, बहुत ज़्यादा। हमने अपनी एग्रीकल्चर जो एक ज़माने में पूरी दुनिया को यहाँ से गल्ला सप्लाई करते थे, और ब्रिटिश इसको समझते थे कि यहाँ हमने बहुत बड़ा नहरी निज़ाम भी इसलिए बनाया कि यहाँ की ज़मीन का तो पूरी दुनिया में कोई मुकाबल नहीं था। फिर रेलवे लाइन भी उन्होंने आपके हमारे लिए नहीं बनाई, यहाँ से खाम माल ले जाने के लिए बनाई, बहुत लूट-पाट की। और उसके बाद हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में तो मिला था, सनतों में तो नहीं मिला। ज़ाहिर है, जो पाकिस्तान बना तो यहाँ तो बराए नाम ही सनतें थी, मगर एग्रीकल्चर बहुत ज़बरदस्त था, मगर हमने उसको भी बर्बाद करके दिखाया, और ये साबित किया कि हम इतने नाअहल हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जो रेल का मिला उसको हमने कम किया। उसकी बजाय आप देख लीजिए कि रेल की अगर आज हमने बनाई होती गवादर से पेशावर तक और कराची तक भी चले बना लेते, तो आज हमें बहुत सा कार्गो यहाँ आता, और आगे वो सेंट्रल एशिया तक भी जा पाता, और मुल्कों में तक भी पहुंचता। मगर सिर्फ गवादर पोर्ट चलाने से तो मसला हल नहीं होगा, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया उस वक्त जब ये पूरी रेल जो MLR 1 और 2, यानी कि आप गवादर से कराची फिर लाहौर और पेशावर $2 बिलियन में बनती थी, आज वो 15 बिलियन में भी नहीं बनेगी। तो ये तो हमारी अपनी नालायकियां हैं। उस वक्त चाइना हमें ये रकम भी फराहम करने को तैयार था, और अब अगर इतनी बड़ी रकम हम लेना चाहें तो वो IMF कह देता है कि नहीं जी, अब आपकी तो डेट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। वो तो छोटी-छोटी बातों के लिए हमें तंग करते हैं। अगर हम कोई फैसला लेना चाहें कि हम ऐसे अपनी पेट्रोल की प्राइसेस फिक्स करेंगे, तो 2 दिन बाद ही उनका फार्मूला आ जाता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब तो हमारी ये जो माशी गुलामी IMF के हाथों है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वज़ीर आज़म मोहतरम को कई दफ़ा कहना पड़ता है कि मैं ये रिलीफ तो देना चाहता हूँ, मगर मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं IMF जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देता।
तो जिस मुल्क का वजीर आजम IMF के सामने बेबस हो, तो वहाँ बेहतरी के क्या आसार हो सकते हैं। सर, आवाम की पॉलिसियों के लिए वो बेबस और मजबूर है, लेकिन जहाँ अपनी बात है, जहाँ अपने अखराजात को कट डाउन करने की बात है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ शहाना अंदाज वैसे का वैसे ही है। LNG ना होने की वजह से हजारों मेगावाट के प्लांट्स बंद पड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि दर हकीकत में ये जो इंडस्ट्रियल शटडाउन है, जिससे डोंट यू थिंक हमारी एक्सपोर्ट्स मजीद गिर जाएगी? जी, बहुत ज्यादा इसमें बहुत खतरात पैदा हो रहे हैं। बल्कि अब तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जो इंडस्ट्रीज है वो 50% की सलाहियत पर भी नहीं चल पा रही। इवन लोकल सप्लाईज चेन में प्रॉब्लम आ रहा है, और खुदा ना खास्ता ये और सिलसिला बढ़ता है, अगर बिजली की और किल्लत होती है और गैस की और किल्लत होती है, तो फिर तो इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही, और रोजगार का उसमें असर पड़ेगा। जो लोग थोड़ा बहुत रोजगार मिला भी हुआ है वो भी जाता रहे नई नौकरियों की तरफ, तो बहुत दूर की बात है। तो ये खतरात तो बहुत है, मगर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जहाँ तक उनकी शहाना जिंदगियों का ताल्लुक है वो तो नहीं बदल रही। वो महल पे रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, हर तरह की उनको हासिल है। मगर यही चाहता है IMF के कम से कम ये लोग जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहें और कहीं भी हमसे दूर ना जाए। ये नहीं समझना चाहिए कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने भी पूरी कोशिश की है कि एक न्यूक्लियर स्टेट को वो हमेशा इस हालत में रखें जहां वो डिक्टेट कर सकें। क्योंकि अगर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी माशी रियलिटी भी होता है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि अगर हम 5वीं बड़ी आबादी थे तो 5वीं बड़ी हमें मईशत भी होता, तो फिर तो उनके लिए बहुत ही बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान इन बुरे हालात के बावजूद भी अपने फॉरेन पॉलिसीज के अंदर बहुत इंडिपेंडेंस दिखा रहा है और उनकी बात नहीं मान रहा। वो तो चाहते थे कि हम ईरान पे हमला करें, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज ने भी और जो हमारे फॉरेन ऑफिस पे थे उन्होंने इस बात पे बताया गवर्नमेंट को कि हमारी तो शुरू से पॉलिसी ऐसी रही है कि हम इस किसी की तरफ साइड नहीं लेते। और आपको याद होगा जब इराक में फौज भेजने की बात हुई थी तो उसी वक्त पार्लियामेंट ने कहा था कि हम नहीं भेजेंगे। वो पार्लियामेंट से फैसला इसीलिए लिया गया था कि दबाव बहुत ज्यादा था अमेरिका का कि आप जरूर भेजे। तो अमेरिका तो अभी भी चाहता है कि हम गल्फ की पॉलिटिक्स में और उनके इन झगड़ों में खुद भी एक फरीक बने। मगर अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे ऊपर हमारी जो रवायत बनी हुई है, ट्रेडिशन बनी हुई है फौज में और जो फॉरेन ऑफिस में, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। वरना सियासतदान तो फौरी दबाव में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, अब जैसे हुकूमत ने चीनी पर सेल्स टैक्स 0.5 से बढ़ाकर 18% कर दिया है। जब आलमी जंग की वजह से पहले ही हर चीज महंगी है, तो ऐसे वक्त में एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बुनियादी अशियाए खुर्दनोश पर टैक्स बढ़ाना क्या जख्मी अवाम पर मुआशी खुदकुश हमला नहीं है? या आप समझते हैं कि कोई और हल है ही नहीं और इस सब के अलावा और हुकूमत मजबूर है और ये हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? यू एग्री विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल गलत फैसला है। देखिए, मैं बता रहा था कि ये भी आपकी मिलें हैं और आप उसी मिलों, अब किसकी शुगर मिलें नहीं है जो हुकूमत में है, और बिला वजह ये लोग जो हैं वो बेचारे गरीब आदमी सुबह अगर वो अपनी शक्कर की जरूरत, हालांकि ये कोई अच्छी चीज नहीं है शक्कर, मगर हमारे यहाँ तो मसला है कि वो प्रोटीन और इवन एनर्जी कहाँ से हासिल करे। उसके पास तो बेचारे के पास ऐसे जरा ही नहीं है जितनी हमारी स्टंटेड ग्रोथ है, जो हमारे यहाँ मसाइल हैं। उसका अगर इंसानी सतह पे देखे तो बहुत ही बुरे हालात है, और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ये चीजें फराहम करें। मगर पूरे लाहौर शहर देख ले, कराची देख ले, बड़े शहरों में आज तक हम मैस ट्रांजिट नहीं बना सके। अब वो अपने घर से 10 मील तो पैदल नहीं जा सकता ना, या साइकिल कहाँ चलाए। आपको तो बड़ा सिग्नल फ्री बनाने का शौक है, तो गाड़ी पीछे से आए और उसको नीचे दे दे, उस बेचारे के लिए ना कोई साइकिल लेन है ना कुछ है। उनको तो हम इंसान ही नहीं समझते हैं। और हमारी यशी का ये आलम था कि दूसरे ममालिक के अंदर साइकिल लेन होती है, अब पैदल चलने का रास्ता होता है, मगर हम शायद साबित करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ गाड़ियों को ही राइट है। आप देख लीजिए, सिग्नल फ्री बनाना इनका एक जुनून था, और ये किस सब ये जाहिर करता है कि इनकी सोच किस कदर अवाम दुश्मन है कि ये चाहते नहीं कि इंसान जो है वो सड़क पे चल भी सके। उनका सड़क पे चलने का राइट भी ये लोग छीन चुके हैं, और लाहौर में कोई किसी जगह साइकिल चलाना तकरीबन नामुमकिन है। बिल्कुल, एक तो सिग्नल फ्री करके, दूसरा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर। सर लास्ट एक बस हंच दे दें कि आप क्या समझते हैं पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए, अभी तो जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला हल नहीं हो रहे और ब्लॉकेड अमेरिका खत्म नहीं करने लगा,
तो फिर तो ये बहुत ऊपर जाएगा। आप जब आप बात कर रहे हैं तो 120 से ज्यादा भी 125 पे जा चुका है अभी ब्रेंट जो है इस वक्त। मैंने देखा लेटेस्ट उसकी, जी। जब आपसे बात शुरू कर रहा था तो वो 120 से 125 कर चुका है। और ये शाम जहां जाहिर है कि हमारी होगी तो वहां अगले दिन तक ये 135 तक तो बिल्कुल कल जाएगा। ये बहुत बुरी खबर है हम हमारे लिए भी और बहुत से ममालिक के लिए जिनकी मईशत का ये हाल है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये एक पॉलिसी के तहत भी किया जाएगा कि किसी तरीके से जो चाइना है उसको तेल ना क्योंकि चाइना के रिजर्व भी तकरीबन 2.5-3 माह के ही होते हैं। तो अब ये वॉर इतनी खींचना चाहते हैं ट्रम्प साहब के चाइना को भी इसकी हीट फील हो और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से उनके नज़र में वो चाइना से बात कर सके। इसलिए उन्होंने जो मार्च वाली समिट थी उसको ऑनर नहीं किया। तो उनकी पॉलिसी में ये ना समझा जाए कि वो सिर्फ कोई एक, जैसे हमारे लोग समझते हैं कि ये मैडनेस है। इस मैडनेस के पीछे भी एक बहुत बड़ा मेथड है और वो मेथड यही है कि अब चाइना को भी एहसास दिलाया जाए कि अगर आप हमारे साथ टेबल पे हमारी टर्म्स पे नहीं बैठेंगे तो हम दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की आज भी सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हमारे माशत डॉक्टर इकरामुल हक हमारे थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त की छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, क्या हम इंसानी तारीख के उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां फैसले सफारत खानों में नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार से होंगे? वाशिंगटन से तेहरान तक फिजाओं में अमन की नहीं बल्कि 1700 मील दूर बैठे दुश्मन को सेकेंडों में निशाना बनाने के डार्क ईगल की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट ने इस वक्त आलमी ऐवानों में खलबली मचा दी है जब यह इंकशाफ हुआ है कि अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे महंगे और जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की इजाजत मांग ली है। ये वो हथियार है जो अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल भी नहीं हुआ, लेकिन ईरान की जानिब से अपने लॉन्चर्स को खुफिया मकामात पर मुंतकिल करने की हिकमत अमली ने अमरीका को इस हद तक परेशान कर दिया है कि वो अब $15 मिलियन फी मिसाइल वाले इस महंगे जुए को खेलने पर तैयार है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये एक ऐसी शतरंज है जिसकी एक चाल अरबों डॉलर में पड़ रही है। $2.7 अरब की एक सिंगल बैटरी और 13 अमरीकी फौजियों की हिलाकत के बाद अब वाशिंगटन में ये बहस छिड़ गई है कि क्या ये जंग खत्म हो रही है या अभी सिर्फ इसका ट्रेलर चल रहा है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इस महाज पर बहने वाला पैसा भी होश रबा है। पेंटागन की हालिया ब्रीफिंग बताती है कि इस तनाज़े में अब तक $25 अरब का बारूद झोंका जा चुका है, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने आने वाले साल के लिए $1500 अरब के दिफाई बजट का मुतालबा करके ये वाज़े कर दिया है कि वो अमरीकी सनत को जंगी बुनियादों पर इस्तवार करना चाहते हैं। दूसरी जानिब तेहरान खामोश नहीं। अब नए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी को ईरान ने समुद्री कज़ाकी करार देकर ऐसी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है जिसे दुनिया तादेर याद रखेगी। दिलचस्प बात यह है कि जब मगरब और ईरान दस्तो गिरबा है तो मशरिक में चीन अपनी खामोश ताकत का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर हंगोर क्लास आबदोजों की शमूलियत ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब समंदरों की चौकीदारी सिर्फ एक ताकत का इस्तेहकाक नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी एजेंसी के सरबराह राफाइल ग्रोसी का इस्पाहान की सुरंगों में मौजूद 200 किलोग्राम आला दर्जे की यूरेनियम का जिक्र इस बारूद के ढेर को मजीद बहका रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी ताकतें किसी बड़े टकराव की रिहर्सल कर रही हैं? क्या 8 अप्रैल की नाजुक जंग बंदी सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले का सकूत है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेगमेंट दफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब। आपको वेलकम करती हूँ स्लो राउंड अप में। अतीब सिद्दीकी साहब, फिलहाल तो पाकिस्तान की काविशों से सीज फायर है, मगर अब महसूस हो रहा है कि ये बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। डार्क ईगल जैसे गैर तजर्बाशुदा हाइपरसोनिक हथियार को मैदान जंग में उतारने की अमरीकी उजलत क्या ये साबित करती है कि ईरान का डीप अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क अब अमेरिका के रवायती फिजाई तसल्लुत के लिए नाकाबिले तस्खीर बन चुका है? शाजिया, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी हमारी ये जो टॉक्स चल रही हैं, ये सिलसिला अभी थोड़े अरसे पहले ही स्टार्ट हुई है, अप्रैल के महीने में। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जब ये कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर की जो टॉक्स हुई थी, तो उनमें टॉक्स तकरीबन 4.5 साल से लेकर 1.5 साल तक टॉक्स चलती रही हैं। तो ये अभी जो भी पोस्चर अपना अमेरिका अडॉप्ट करना चाह रहा है, ये सिर्फ शायद वो इसलिए है कि शायद थोड़ा सा और दबाव ईरान के ऊपर ये डाला जा सके, लेकिन ईरान ये चीज़ें समझता है। अब कोरियन वॉर की जो क्या कहते हैं टॉक्स थी, वो तकरीबन 2 साल चली थी। अच्छा। उसमें 158 मीटिंग्स हुई थी दोनों फरीकों के दरमियान।
और उसके बाद आर्मिटस हुआ, यानी उस कहने का मतलब ये है कि पीस ट्रीटी नहीं, लेकिन जंग को रोक दिया गया, और वो आज तक वो आर्मिटस जो है ना वो अपनी जगह पे कायम है। वियतनाम जंग 20 साल चली थी, 20 साल में चली थी, और जो उसकी जो टॉक्स चली थी वो कुछ 4 साल और 8 महीने चली थी। राइट। 202 पब्लिक सेशंस हुए थे और 36 प्राइवेट मीटिंग्स हुई थी, तब जाके इनका पीस ट्रीटी, जिसको पेरिस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, वो अब मुकम्मल किया गया था। इसी तरह अफगानिस्तान वॉर आपके सामने है, 20 साल अफगानिस्तान की वॉर चली। इनकी भी आपस में जो नेगोशिएशन उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका ने ये फैसला कर लिया था कि यहाँ से अब आप पुल आउट कर जाना है। उसके बावजूद क्या कहते हैं, इनके दरमियान 10 राउंड्स ऑफ टॉक्स चले थे। अभी तो हमारी इन टॉक्स को अप्रैल के महीने में स्टार्ट हुए हैं और अभी एक राउंड हो चुका हुआ है, कोशिशें जारी हैं। ये बदकिस्मती है कि क्या कहते हैं, ये तारीख से शायद हम मतलब इतने वाकिफ नहीं हैं कि हम थोड़ा सा हमें शायद सब्र करने की जरूरत है। और ये एफर्ट चलती रहेगी, और ये क्या कहते हैं, ये इंशाल्लाह इसके अलावा मुज़ाकरात के अलावा कोई इसका हल ही नहीं है। आपको यानी जो सीएनएन की रिपोर्ट थी कि ईरान अब अमेरिका के साथ ज्यादा करीब आ चुका है, उस तरह से दूरियां नहीं है और बैकडोर डिप्लोमेसी बड़ी इफेक्टिवली काम कर रही है, तो यू थिंक दैट्स ट्रू? ऐसा ही है शाजिदा, that's absolutely true because that's a part of the process. मैंने जैसे आपको बताया है कि कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, मतलब 158 मीटिंग्स, 202 मीटिंग्स, 36 प्राइवेट मीटिंग्स, यहाँ पे बैकडोर भी प्राइवेटली भी चल रहा है मामला, और ये काफी मुल्क बीच में पड़ रहे हैं। आपको अंदाजा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल क्या कहते हैं, पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ट्रम्प को जो फोन किया था, ये कोई छोटा मोटा फोन नहीं था। ये बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा इसका तज्जिया करें तो इससे फोन से पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया था, क्या कहते हैं, रशिया। और रशिया, और वो मिले थे सदर साहब से, प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे, और उसके प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रम्प को अब टेलीफोन करके उनको, मेरा ख्याल है कि शायद उनको ये समझाने की कोशिश की होगी कि ये जंग जो है, ये आप इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की डैमेजेस आप होंगे दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। इनको नजरसानी करने की जरूरत है। ये वो जमाना नहीं है जिसमें क्या कहते हैं, कोरियन वॉर जब हुई, वियतनाम वॉर हुई, अफगानिस्तान वॉर हुई, तो ऑयल को एज अ वेपन नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था। अब सर, ये गैर तजर्बा शुदा डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रफ्तार आवाज से भी 5 गुना तेज है, आपको लगता है कि ये ईरानी दफाई निजाम के सामने टिक पाएगा? इस नई टेक्नोलॉजी के सामने ये दफाई निजाम जो है ईरान का, ये मज़ाहमत कर पाएगा, या ये फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी में ईरान का पूरा स्ट्रेटेजिक ढांचा मफलूज कर देगा? देखिए, अपना क्या कहते हैं शायद, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, इनकी स्पीड यही होती है जो आप बता रही हैं, ये 5 माक के ऊपर ही इनकी स्पीड होती है, ठीक है ना? तो ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। अब इनका जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो देखना होता है, इसका वॉर हेड कितना बड़ा वॉर हेड वो लेके चल रहा होता है, क्योंकि ये स्पीड इतनी ज्यादा इसको लेके देनी पड़ती है, तो वॉर हेड का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। जिस तरह का आपको वो मदर वॉल बॉम्ब्स हैं, 25,000 पाउंड का जो बॉम्ब होता है, या वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स जो हैं, वो भी बहुत बहुत वजनी होते हैं। हाइपरसोनिक इतना वजनी नहीं होता। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्या ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान का, जो कि आपको सबको पता ही है कि एयर डिफेंस सिस्टम उनका इतना ज्यादा उसके कैपेबिलिटी नहीं है, उसको पेनिट्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन आप साथ साथ ये आप जस्ट सेइंग, उनका जो दिफाई निजाम है ओवरऑल ईरान का ना, वो इतना इफेक्टिव है कि वो इसका, कि वो इतना इफेक्टिव है कि वो इसका मुकाबला कर सकेगा? नहीं, इतना इफेक्टिव शायद ना हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछले जो 42 डेज की जंग हुई, उसमें बहुत 13,000 टारगेट्स को अमेरिका ने क्या अपना निशाना बनाया। लेकिन एक चीज मैं बताता चलूं, देखें, ये जहां ये एक तरफ डार्क ईगल की बात कर रहे हैं, वहां आपको पता है कि अपना जो उनका कैरियर ग्रुप है, जनरल फोर्ड, उन्होंने वापस बुला लिया है, ठीक है ना? ये उसमें शक नहीं है कि रोटेशन करते हैं ये कैरियर ग्रुप की। लेकिन ऐसी सूरत में जबकि क्या कहते हैं, इस वक्त सीज फायर हुआ है, और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, इस वक्त जबकि ऑयल की प्राइस आज तकरीबन बता रहे हैं कि $120 पर बैरल हो चुकी हुई है। तो ये सारी चीजें, और सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इंडिकेट कर रही हैं कि ये अपना
मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वेपन्स अब या कोई बॉम्बिंग की जाएगी ईरान की। ट्रम्प साहब कह चुके हैं ब्लॉकेड इज मोर इफेक्टिव देन दी क्या कहते हैं बॉम्बिंग जो हमने कैरी आउट किया है। ये दूसरी बात है कि ये अब सवाल पूछना पड़ेगा कि जी अगर ब्लॉकेड ज्यादा इफेक्टिव था तो ये शुरू में ब्लॉकेड क्यों नहीं आपने किया, ये बाद में ब्लॉकेड करने की क्या अच्छा, ये भी तो सर रीजन हो सकती है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी एजेंसी के सरबराह रफ़ाइल ग्रूसी का कहना है कि ये जो 200 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम इस्फहान की सुरंगों में मौजूद है, क्या अमेरिका का हाइपरसोनिक प्लान दरअसल ईरान की इस जोहरी मरकज को बुनियादों समेत उखाड़ने का मंसूबा है, क्योंकि रवायती बम इन सुरंगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मे बी अब शायद उन्हें रियलाइज हुआ हो कि नाउ वी नीड टू यूज दिस। हाइपरसोनिक बॉम्ब, हाइपरसोनिक जो आप बात कर रही हैं क्योंकि इसकी जब तक क्या कहते हैं वॉर हेड की कैपेबिलिटी ना हो पेनिट्रेट करने की कंक्रीट को, तो वो क्या कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने देखा जून में 2025 में उन्होंने वो बॉम्ब इस्तेमाल किए जिनको बंकर बस्टर्स कहा जाता है, ठीक है ना। वो स्पेशलाइज्ड वेपन है जो कि बंकर्स को 60 मीटर्स तक क्या कहते हैं पेनिट्रेट कर जाता है। आपको ये भी याद होगा कि जून में इन्होंने कहा था कि हमने नेस्तनाबूद कर दिया सारी इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। आज वो फिर उन कैपेबिलिटी के ऊपर उनको अब शक पड़ गया हुआ कि शायद हम नहीं जो अचीव करना चाह रहे थे वो हम नहीं अचीव कर सके। शायद आज भी ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम उनके पास आज भी मौजूद है। अच्छा। वो अब ये सारे मफरूजे हैं सारे के सारे कि क्या कहते हैं कि शायद ये है और शायद वो है। लेकिन अपना मेरा जाती तजिया यही है कि अब क्योंकि ये अमेरिका ने इतने 13,000 टारगेट्स पे ऊपर इतने वेपन्स अपना उन्होंने स्टॉक पाइल जो है ना वो एग्जॉस्ट कर दिया है। वो एग्जॉस्ट करने के बाद भी अगर ये अभी भी उनको शक शुबात हैं तो मेरा ख्याल है उनको ये तो समझ में आ गई कि और भी अगर हम करेंगे तो शायद हम वो ऑब्जेक्टिव सर अब ये काफी महंगी टेक्नोलॉजी है जो अब ये यूज करने वाले हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक बैटरी की कीमत $2.7 अरब है। आपको लगता है कि महज 8 मिसाइलों की तैनाती ईरान जैसे वसी जियोग्राफी वाले मुल्क के खिलाफ कोई फैसला कुन फौजी बर्तरी दिला सकती है, या आपके ख्याल में ये महज एक नफसियाती वॉर है और अमेरिका इस हद तक जाने के लिए तैयार भी नहीं है, वो बस एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं? शायद देखें ये बिल्कुल आपने खुद ही बात अपना तजिया कर दिया इसका कि इतना महंगे वेपन के साथ वो क्या गारंटी है कि वो ये अचीव कर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये उनको अंदाजा हो चुका हुआ है कि ये अब सिवाय मुज़ाकरात के इसमें से कोई रास्ता नहीं है जिससे क्या कहते हैं वो निकल सकते हैं। फोकस इनका मुज़ाकरात की तरफ ही होना चाहिए। आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि जो अब बयानिए हैं वो भी थोड़े से अब पहले से बेहतर होने शुरू हो गए, बहुत बेहतर नहीं हुए। अभी कल ही जो उन्होंने AI जनरेटेड क्या कहते हैं वो पोस्टर अपना सोशल ट्रूथ पे डाला है, वो जो मिस्टर नाइस गाय वाला, वो कोई अच्छा कोई बहुत ही इमेच्योर किस्म के क्या मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि शायद ईरानियन लीडरशिप इन चीजों को समझती है। ईरानियन लीडरशिप बहुत मैच्योर लीडरशिप है। वो क्या कहते हैं इन 50 साल 47 ईयर्स से वो इसी किस्म के एनवायरनमेंट में उन्होंने अपने आप को अपना एक्सपीरियंस गेन किया उसके अंदर। तो ये बहुत समझते हैं इन चीजों को। ये जिस तरीके के मर्जी क्या कहते हैं अपने वो बयानात देते रहें, ईरान को अंदाजा है। लेकिन ईरान के लिए भी मेरा ख्याल है ये समझना जरूरी है कि ये कोई ना कोई इसमें से रास्ता निकालना जरूरी है, क्योंकि इसमें ग्लोबल इकोनॉमी से जो इंसानियत को नुकसान जो अपना नुकसान पहुंच रहा है दुनिया में, बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी दुनिया सफर कर रही है माशी तौर पर भी। अच्छा सर, फिलहाल तो अमेरिका के अंदर उनके मेंबरान चाहे वो कांग्रेस के हों या किसी और हाउस के, वो भी हुकूमत की पॉलिसियों और 13 अमेरिकी फौजियों की हिलाकत पर बड़ा शदीद रिएक्शन दे रहे हैं। कल भी सेक्रेटरी वॉर को जिस तरह से कटहरे में खड़ा करके उनकी पॉलिसियों पर तनकीद हुई, यहाँ तक कि जहनी मरीज भी कहा गया। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप इंतजामिया बगैर हुकूमती और अवामी सपोर्ट के कोई बड़ा हमला दोबारा करने की जरूरत करेगी, स्पेशली जब आगे मिड टर्म्स भी आ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही किया, तजिया किया है कि ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये माने ना माने ये दूसरी बात है, लेकिन हकीकत यही है, फैक्ट्स यही बता रहे हैं कि इस पॉपुलैरिटी जो ट्रंप साहब की है वो एट इट्स लोएस्ट, अपना 30% कह रहे हैं, कोई उससे कम कह रहे हैं। 62% अमेरिकन तो इस जंग के फेवर में नहीं है। आज की जो कीमत है पेट्रोल की, वहां पे एवरेज कीमत जो है तकरीबन $4.20
$4.5 तक पहुंच चुकी हुई है, जो कि पूरे के पूरे जो अपना अमेरिकन हाउस होल्ड्स हैं उसको इफेक्ट कर रही है। आपको अंदाजा है अमेरिकन हाउस होल्ड्स का, वो चेक टू पे चेक अपना ज्यादातर गुजारा करते हैं। एलीट के अलावा जो बाकी वहां पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास की है वहां पे, वो उनको ये जंग जो है ना बहुत महंगी पड़ रही है। वो ये उनकी जंग है ही नहीं। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये अमेरिकन अवाम की जंग नहीं है, ये ट्रंप साहब की, उनकी कुछ कैबिनेट मेंबर्स की, इजराइल की वॉर है। हाँ, वो यही कह रहे हैं, वो इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, इट्स नॉट एन अमेरिकन वॉर। सर, ईरान ने भी तो रिएक्शन दिया है, उन्होंने भी दावा किया है कि वो ऐसी कार्रवाई करेगा जो याद रखी जाएगी। स्ट्रेटेजिक जबान में इसका मतलब एसिमेट्रिक वॉरफेयर लिया जाता है ना, तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की जवाबी कार्रवाई हो सकती है? इसमें उनके लिए कोई मसला नहीं है। आपको पता है ईरान ने बता दिया, उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी दिखा दी है कि जी आप हमारी एनर्जी टारगेट्स को हिट करेंगे, हम रीजन के एनर्जी टारगेट्स को हिट कर देंगे। ठीक, हम एनर्जी टारगेट्स, हमारे पावर, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे साथ आप करेंगे, हम रीजन के अंदर भी वो उसी तरह से करेंगे। अगर हम तो वो चीज अभी वो जो प्रेशर है, क्या कहते हैं अपना अमेरिका पे, जो रीजनल स्टेट्स हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है इस पूरे वॉर की। और जो गारंटीज उनको दिए गए थे कि जी आपको हम इस चीज से बचा लेंगे, वो तो हुआ नहीं है। तो ये प्रेशर चारों तरफ से पड़ रहे हैं। अभी सिर्फ यही है कि ये कौन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ, कौन बेहतरी की तरफ ये इसको लेके चलेगा। जैसे मैंने शुरू में आपको मैंने बता दिया, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। तो वो जो वॉर्स हैं, वो क्या कहते हैं, उनमें 150-200 मीटिंग्स के बाद जाके कहीं वो पीस ट्रीटी तक पहुंचे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये अब आप सबको, सारी दुनिया को इस चीज का पता होना चाहिए। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, उस वक्त ऑयल इट वॉज नॉट अ वेपन। आज ऑयल और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी इफेक्ट हो रही है इस जंग की वजह से। बिल्कुल ठीक। अतीब साहब, लास्ट क्वेश्चन, जहां मशरिक वुस्ता में जंगी हालात हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, तो पाकिस्तान का पड़ोस भी अपने मजमूम मकासद से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान ने दोबारा सिविलियंस पर हमले किए हैं और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलकायदा ने खुलकर अफगान खवारिज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज कितना अहम होगा ऐसे मौके पर, जब ईरान बॉर्डर की हिफाजत के लिए हम दुनिया में अमन की कोशिश कर रहे हैं, तो अफगान बॉर्डर और उसके फाइनेंसर्स भारत का बॉर्डर गर्म हो जाए? नहीं अशर, ये मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ अफगानिस्तान कर रहा है, वो आप सबको पता है कि ये सिर्फ उनके, ये एक पैसे का खेल है। और पैसा क्योंकि ईरान से आ रहा है, पैसा कुछ और जगहों से आता है उनके पास, कि पाकिस्तान को जितना डिस्टेबलाइज रखा जा सके वो बेहतर। डिस्टेबलाइज रखने का मतलब यही होता है कि फिर आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है वो। ये हमारे साथ खेल बड़े अरसे से हो रहा है, बहुत से ममालिक हमारे साथ ये कर रहे हैं जी। पाकिस्तान को जिस जगह पे आ जाए, इस जगह पे होना नहीं चाहिए था। सारा मुद्दा हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे डाल दिया जाता है, वो ऐसा नहीं है। इसको क्रिटिकली जब कोई तज्जिया करता है, कोई देखता है, सबको अंदाजा है कि ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात है। इंडिया उनको फंडिंग करता है, ये फंडिंग जारी रहेगी, वो फंडिंग हम बंद नहीं कर सकते। ये जो हमारी अपना मिलिट्री लीडरशिप है, मतलब फील्ड मार्शल अपना आसिम मुनीर साहब की जो स्ट्रेटजी है, इसको लेके चलना पड़ेगा आगे, और कोई तरीका कार है ही नहीं। जब वो अपना सर उठाते हैं, उनको वहीं ही दबाना पड़ेगा, क्योंकि वो सर उसी वक्त उठाते हैं जब उनके वॉर लॉर्ड्स को, जब उनके वैगनर ग्रुप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अंदाजा है कि एक वैगनर ग्रुप हुआ करता था, ब्लैक वाटर होते हैं। तो ये अफगान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कॉर्पोरेशंस हैं, ये इनका कारोबार है। और हमने बड़ी क्लैरिटी दे दी है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो उस पर जीरो टॉलरेंस दिखाई जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अतीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के ऊपर में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।